हेलो। देखिए, हम लोग आपका SC/ST एक्ट शुरू किया गया था और अब तक आपका 3 लेक्चर SC/ST एक्ट में हो चुका है। जो 3 लेक्चर आपका SC/ST एक्ट में हुआ है उसमें आपका भूमिका बताई गई है। फिर आपका SC/ST एक्ट का उद्देश्य बताया गया है और तीसरे लेक्चर में आपका बेयर एक्ट शुरू किया गया था। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ाया जा रहा था। यानी कि सेक्शन 2 में कुछ डिफिनीशन चल रही थी, उसी में आपका कुछ डिफिनीशन अभी बचा है। तब सेक्शन 3 चलाना है, यानी कि 3 पढ़ाना है। देखिए, आपका ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 2 में हमें देखना है, अब धारा 2B(G) देखना है। यानी कि 2 ख 6 हिंदी में आपका 2 ख 6 पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित किया गया है, अर्थात लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन बिहार APO मेंस में भी आ सकता है, IPC में, कि पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित करिए, क्योंकि बिहार APO मेंस में भी आपका कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी याद करने हैं। तो यहाँ जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी गई है SC/ST एक्ट में, केवल ये बता दिया गया है कि यहाँ भी लोक सेवक का मतलब वही होगा, पब्लिक सर्वेंट का मतलब वही होगा जो IPC के सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी गई है। यानी कि IPC के सेक्शन 21 में जो पब्लिक सर्वेंट को स्पष्ट किया गया है, वहीं आपका व्याख्या पब्लिक सर्वेंट के बारे में इस कानून में भी अप्लाई होगी। यानी कि वही परिभाषा यहाँ भी लागू होगी। इसके बाद आपका SC और ST की परिभाषा दी गई है। ये महत्वपूर्ण है MP ADPO के लिए भी कि SC कौन होगा, ST कौन होगा। तो इसको हमने शुरुआती दौर में ही 7-8 अनुच्छेद जोड़ते हुए संविधान के बताए थे। फिर हम बता दें एक बार, SC कौन होगा, इसकी डिफिनीशन अनुच्छेद 366 के क्लाज 24 में की गई है। SC कौन होगा, जिसे आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति SC घोषित करे, वहीं SC कैटेगरी का व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि सेक्शन अनुच्छेद 366 के क्लाज 24 को जोड़ लेना है आपको। कहाँ से? तो 341। तो 341 के बाद आपको जो जोड़ना है वह कमीशन या आयोग जोड़ना है कि SC आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तो 338 यानी कि अनुच्छेद 338। ये काफ़ी डिटेल में हमने भूमिका में आपका बताया है। ST कौन होगा, तो जिनको ST की परिभाषा पूछे कहाँ दी गई है, तो अनुच्छेद 366 के क्लाज 25 में ST कौन होगा, जिसे आर्टिकल 342 के तहत सामान्यतः राष्ट्रपति घोषित करता है। और इनके लिए आयोग जो बनेगा 338A में, तीनों एक साथ पढ़ना, यानी कि 6 आपका अनुच्छेद यहाँ से कवर करना है। आपका 6 अनुच्छेद कवर करना है। आइए आगे देखा जाए। विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट किसे कहा जाएगा, तो सेक्शन 14 के तहत जिसे विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय। जब हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि 23 सेक्शन ही हैं, तो जब हम आगे बढ़ेंगे इस कानून में, तो आपका विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में अंतर बताएंगे। आपका सेक्शन
14 पढ़ाते समय। अभी आप ये जानिए कि भाई विशेष न्यायालय किसे घोषित किया जाता है, किसे मने मान लिया जाता है, किसे घोषित किया जाता है। तो एक लाइन जवाब रहेगा कोर्ट ऑफ सेशन को। अनन्य आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक, जब आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या हुआ, जिसे सेक्शन 15 में मने आपका लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता ही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है, जब सेक्शन आपका 15 पढ़ाया जाएगा तो ये परिभाषा भी पढ़ाई जाएगी, यानी कि आपका धारा 2D नहीं 2E स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसी के साथ आपका सेक्शन 15 भी डिटेल में चलेगा और इसी के साथ हम कोरिलेट करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 2U को रिलेट करके पढ़ाएंगे और सीआरपीसी का सेक्शन 24 आगे बताया जाएगा डिटेल में इसे। इसके बाद आपका शेड्यूल की परिभाषा दी गई है धारा 2EA अंग क। अनुसूची का मतलब कि इस अधिनियम से जुड़ी हुई अनुसूची। इसके बाद आपका धारा 2EB में सोशल बाइकाट की परिभाषा दी गई है, यानी कि जो अगली दो तीन परिभाषाएं हैं आपका वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ये जो परिभाषाएं हैं दो तीन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको एक एक करके देखिए। सामाजिक बहिष्कार या सोशल बाइकाट का मतलब क्या हुआ, तो सोशल बाइकाट को डिफाइन किया गया है धारा आपका 2EB। EB हिंदी में अंग ख। देखिए क्या कहा गया है, सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने, यानी कि पृथक रहने, यानी कि अलग रहने। पृथक रहने मतलब क्या, अलग रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना अभिप्रेत है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ सोशल बाइकाट का मतलब कि कोई परंपरागत आप सेवा करा रहे हैं जिसे अप्रतिसिद्ध कर दिया गया है। जैसे कि SC/ST का सदस्य है तो उसे हम सेवा में नहीं रखेंगे, होटल में नहीं घुसने देंगे, आपका ट्रेन में नहीं घुसने देंगे, पार्क में नहीं जाने देंगे, या पशुओं का शव साफ कराएंगे, या सामाजिक समारोह में ऐसे वर्ग के लोगों को नहीं बुलाएंगे, तो ये कहलाएगा सोशल बाइकाट। और जो व्यक्ति सोशल बाइकाट करेगा, आगे अभी सेक्शन 3 में हम बताएंगे, वह एट्रोसिटी का अपराध करता है, अर्थात SC और ST के प्रति अत्याचार का अपराध करता है और यह इस कानून के तहत वह दंड का भागी होगा। आइए सोशल बाइकाट के बाद जो आपकी परिभाषा है पीड़ित, ये चांस है आने का। MP में ज़्यादा बना है, बिहार APO में टिप्पणी में बन सकता है, यानी कि बिहार APO मेंस में टिप्पणी में बन सकता है कि विक्टिम को परिभाषित करिए और पीड़ित को पुनर्वास या जो प्रतिकर दिया जाता है उसके बारे में बताइए।
चूंकि ऐसा आपका मेंस में क्वेश्चन यूपी में आ चुका है, तो बिहार भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। फिर एक बार मॉडल देखिए, विक्टिम को परिभाषित करिए और विक्टिम के अधिकार बताइए पूछ सकता है, या प्रतिकर का प्रावधान बताइए। तो इसके लिए आपको विक्टिम की परिभाषा भी देनी है, और जो पीड़ित को प्रतिकर दिलवाया जाएगा वो भी लिखना है। इसको जब भी पढ़िएगा सीआरपीसी से कोरिलेट करके पढ़िएगा। उसको मैं आपका बता रहा हूँ। पहला कोरिलेट करिएगा सीआरपीसी की धारा 2WA, यानी कि विक्टिम या आहत को आपका सीआरपीसी में भी परिभाषित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? 2WA में। इस पीड़ित को प्रतिकर दिलवाया जाता है, तो कंपसेशन दिलवाया जाता है पीड़ित को। तो सेक्शन मैं बता दे रहा हूँ, डिटेल में बताना संभव नहीं है। आपका पीड़ित को प्रतिकर किस सेक्शन में दिलवाया जाता है? तो 357 सीआरपीसी में। और पीड़ित प्रतिकर योजना या विक्टिम कंपसेशन स्कीम का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो 357A में, यानी कि 357A में। ये मेंस में भी आपका यूपी में आ चुका है। फिर एक बार बता दिया जाए, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सीआरपीसी में आपका मेंस में भी आया है, पीड़ित प्रतिकर योजना। तो पहले पीड़ित की परिभाषा 2 लाइन में देंगे, और तब आपका 357 कौन सी धारा लिखना है? ए। उसी प्रकार SC/ST एक्ट में भी पीड़ित की परिभाषा हम बता दें थोड़ा। देखिए, आपका सीआरपीसी में विक्टिम कौन माना जाएगा, पीड़ित कौन माना जाएगा, ये एमपी में अलग से आपका खंड वाइज क्वेश्चन बनाया है, तोड़कर बनाया है। तो जिस व्यक्ति को क्षति हुई है वह भी विक्टिम या आहत या व्यथित या पीड़ित माना जाएगा, जिसे क्षति हुई है। जिस व्यक्ति को क्षति हुई है उसके जो उत्तराधिकारी हैं या उसके उत्तराधिकारी या उसके वारिस भी विक्टिम माने जाएंगे। जैसे पति हैं तो पत्नी विक्टिम हो गई, उसके बच्चे हो गए, ये क्या कहलाएंगे? माने क्षतिग्रस्त व्यक्ति के क्या कहलाएंगे? वारिस कहलाएंगे। और तीसरा ये दिया गया है कि जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति हैं उसका गार्जियन, यानी कि जो संरक्षक होगा, जो गार्जियन होगा, वह भी पीड़ित माना जाएगा, वह भी आहत या विक्टिम या व्यथित माना जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एमपीजे में पूछा गया है और अलग अलग करके पूछा गया है। उलझाऊ क्वेश्चन आया था पीटी में कि पीड़ित कौन माना जाएगा, तो कौन कौन माना जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी कि जिसे क्षति हुई है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति के वारिस यानी कि उत्तराधिकारी, और क्षतिग्रस्त व्यक्ति के कौन? गार्जियन। ये तीनों पीड़ित माने जाएंगे, ये याद रखना है। अब SC/ST एक्ट में क्या प्रावधान है? तो जहाँ तक SC/ST एक्ट की बात है, अब देखिए पीड़ित कौन माना जाएगा, इसको आपका कह सकते हैं कि डिटेल में देखा जाए कि विक्टिम या आहत कौन माना जाएगा। तो देखिए एक एक करके भाई, आपका पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड सी के अधीन SC या ST की परिभाषा के भीतर आता है। यानी कि पहला नियम ये मिला कि इस कानून के लिए
सीआरपीसी के लिए नहीं, सीआरपीसी में कोई जाति धर्म का भेद नहीं है, लेकिन इस कानून में पीड़ित वही माना जाएगा जो एससी और एसटी का सदस्य हो, अर्थात जो आपका अनुच्छेद 366 के क्लाज 24 में आता हो या 366 के क्लाज 25 में। अगला देखिए इसमें, तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप, यानी कि इस अधिनियम में अर्थात एससी एसटी एक्ट में जितने अपराधों का वर्णन है, तो उन अपराधों के होने के परिणाम स्वरूप, यानी कि होने के कारण, शारीरिक रूप से, यानी कि या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से धनी हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है, और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहला नियम ये निकला कि जिसको क्षति हुई है वह एससी या एसटी का सदस्य होना चाहिए। दूसरा नियम ये निकला कि जो क्षति हुई है वह इस कानून में दिए गए किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हुई है, और ऐसा एससी या एसटी का सदस्य या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से या भावनात्मक रूप से या धनीय रूप से या प्रॉपर्टी को हानि वहन किया हो, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा हो या नुकसान का अनुभव करता है। अनुभव करता है मतलब कि नुकसान हुआ नहीं, लेकिन उसे एहसास हो गया कि हमें नुकसान हुआ है, और जिसके अंतर्गत, यानी कि अब आपका यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि पीड़ित में कौन शामिल है, तो सतर्क रहना है। यहाँ सीआरपीसी के अलावा आपका एक बात और जोड़ी गई है, उसी को थोड़ा अंतर करना है, फिर हम सीआरपीसी देखते हैं। सीआरपीसी में पीड़ित किसे कहा जाएगा? जिसे क्षति हुई हो, उस क्षतिग्रस्त व्यक्ति का विधिक वारिस यानी कि उत्तराधिकारी, और क्षतिग्रस्त व्यक्ति का आपका विधिक संरक्षक। ये तीनों लोग एससी एसटी एक्ट में भी विक्टिम या आहत माने जाएंगे, लेकिन एससी एसटी एक्ट में एक और व्यक्ति को आहत माना गया है, और वह व्यक्ति कौन है? तो वह नातेदार। नातेदार मतलब कि रिश्तेदार। इसका मतलब ये हुआ कि एससी एसटी एक्ट 4 लोगों को विक्टिम या आहत मानता है। फिर एक बार हम लिस्ट बना दें, जिसे क्षति हुई हो, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का विधिक वारिस, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का विधिक संरक्षक, और एक कौन अलग जाकर हैं? नातेदार, यानी कि रिश्तेदार कहा जाता है। पीड़ित के बाद आइए साक्षी। आगे हम बताएंगे तो फिर पीड़ित की परिभाषा कोरिलेट करेंगे। साक्षी या विटनेस। साक्षी की परिभाषा आपका सीआरपी ये एससी एसटी एक्ट की धारा 2ED में दी गई है, यानी कि अंग ख में दी गई है। देखिए साक्षी की परिभाषा। साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित और किसी अपराध के इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं
या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हैं या अपेक्षित हो सकता है और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है। इसका मतलब आपका ये हुआ कुल मिलाकर कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस घटना के तथ्य एवं परिस्थितियों के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान रखता हो और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में कुछ बता सकता हो, ऐसा व्यक्ति आपका विटनेस या साक्षी माना जाएगा। अब समस्या ये आई कि क्या जिस व्यक्ति के प्रति अत्याचार का अपराध किया गया है, एट्रोसिटी का अपराध किया गया है, क्या वह व्यक्ति गवाह माना जाएगा कि नहीं, यानी कि क्या पीड़ित सक्षम साक्षी होगा कि नहीं, यानी कि विक्टिम होगा कि नहीं। तो कानून निचली लाइन स्पष्ट कहती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है, अर्थात ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्ति भी साक्षी माना जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति अत्याचार का अपराध किया गया है वह विटनेस माना जाएगा। अब इसको आपका जोड़ देना है और इसको जो जोड़ना है थोड़ा एविडेंस से जोड़कर पढ़ना है। देखिए मॉडल भी एक बना दिया जाए मेंस का कि साक्षी से आप क्या समझते हैं, साक्षी को कौन कौन से अधिकार हैं या कौन कौन से प्रोटेक्शन इस कानून के तहत प्राप्त हैं। तो इस कानून में व्यापक संशोधन करके और आगे आपका पढ़ाया जाएगा कि साक्षी के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है। तो पीड़ित को भी कोरिलेट किया जाएगा आगे और साक्षी को भी। लेकिन एक लाइन आपका पीड़ित को देखा जाए, क्या पीड़ित का जो पीड़ित जो होता है वह सक्षम साक्षी एविडेंस के तहत होता है कि नहीं, निश्चित तौर पे होता है। और पहला तो आपका जो पीड़ित का आचरण है, कंडक्ट है, एविडेंस की धारा 8 के तहत क्या होगा, रेलेवेंट होगा। इसके बाद धारा 118 एविडेंस के तहत 118 के तहत जो विक्टिम है, आहत हैं, वह सक्षम साक्षी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका यहाँ भी आपका साक्षी में पीड़ित को शामिल किया गया है। आपका अगली परिभाषा देखा जाए, आपका लास्ट परिभाषा धारा 2D देखा जाए, सेक्शन आपका नहीं, सेक्शन 2F यानी कि धारा 2 देखा जाए। देखिए धारा 2 आपका क्या बताता है, धारा 2 ये बताता है कि उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और यथास्थिति आईपीसी या एविडेंस या सीआरपीसी में परिभाषित हैं, वही अर्थ होना समझा जाएगा जो उन अधिनियमितियों में हैं। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि अगर कोई शब्द या पद SC/ST एक्ट में परिभाषित नहीं है लेकिन वह पद या शब्द SC/ST एक्ट की किसी धारा में आता है और अगर वह शब्द कहीं आईपीसी में या सीआरपीसी में या एविडेंस में परिभाषित है तो उसका मतलब यहाँ वह होगा जो आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस में
दिया गया है। जैसे आपका चल संपत्ति, मान लीजिए एक उदाहरण दे दिया जाए दो, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को परिभाषित इस कानून में नहीं किया गया है। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या जो 3 कानूनों का उल्लेख ये कानून करता है वहाँ कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि नहीं। तो किया गया है आईपीसी के सेक्शन आपका 22 में। तो अगर कहीं एससी एसटी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी आती है तो उसका मतलब हम कहाँ से निकालेंगे, आईपीसी से। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि आपका बेईमानी। तो बेईमानी या डिसऑनेस्टली शब्द को आईपीसी के धारा 24 में परिभाषित किया गया है। और अगर एससी एसटी एक्ट में आपका डिसऑनेस्टली या बेईमानी शब्द आता है तो उसका अर्थ हम कहाँ से निकालेंगे, आईपीसी से। इस प्रकार तमाम है। जैसे कि आ गया संज्ञेय अपराध, तो संज्ञेय की परिभाषा नहीं दी तो कहाँ से गवर्न होगा, सीआरपीसी। अजमानती आ गया तो कहाँ से गवर्न होगा, सीआरपीसी। परिवाद आ गया तो कहाँ से गवर्न होगा, सीआरपीसी। पुलिस रिपोर्ट आ गई तो कहाँ से गवर्न होगी, सीआरपीसी। इसी प्रकार आपका तथ्य आ गया, विवादक तथ्य आ गया, सुसंगत आ गया इत्यादि, तो कहाँ से गवर्न होगा, एविडेंस। इस प्रकार सेक्शन 2 की परिभाषाएं समाप्त हुई और काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। जब भी आगे कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी तो फिर एक बार इन परिभाषाओं को लेते हुए चला जाएगा। अब आइए अध्याय 2, यानी कि आपका अब हमें जो शुरू करना है वह चैप्टर 2 शुरू करना है। अध्याय 2 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अत्याचार के अपराध, ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज। अत्याचार के अपराध सेक्शन 3 से लेकर आपका 9 तक, यानी कि धारा 3 से लेकर और धारा 9 तक अत्याचार के अपराधों का उल्लेख किया गया है। और इधर से आपका बता दिया जाए, मेंस में एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। जो क्वेश्चन आपका बन सकता है मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, यानी कि आपका सेक्शन 3 पर बनता है। क्योंकि जो सेक्शन 3 में ऑफेंस दिए गए हैं, मुख्य आपका क्रोड कहिए, इन्हीं अपराधों के लिए ही मुख्य रूप से ये कानून बना है। तो सेक्शन 3 से लेकर 9 तक अत्याचार के अपराध दिए गए हैं। अब क्वेश्चन का मॉडल मेंस का बना दिया जाए। अत्याचार से आप क्या समझते हैं, उन अपराधों का उल्लेख करिए जो अत्याचार में आते हैं, या अत्याचार को परिभाषित करिए और आपका अत्याचार के अपराधों का उल्लेख करिए। तो आपका जब भी ये क्वेश्चन लिखिए तो डायरेक्ट सेक्शन 3 पर नहीं आना है। देखिए आपका कैसे लिखना है। एससी एसटी एक्ट 1989 की धारा 2A में अत्याचार को परिभाषित किया गया है। कहाँ से शुरू करेंगे, डिफिनीशन से। फिर एक बार देखिए, एससी एसटी एक्ट पूरा नाम लिखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोष्ठ में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2A में अत्याचार को परिभाषित किया गया करते हुए यह कहा गया है कि अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत हैं। यानी कि अत्याचार का मतलब क्या हुआ, तो अत्याचार का मतलब ये हुआ कि जो कार्यालोप सेक्शन 3 के तहत
दंडनीय बनाए गए हैं उन्हीं को एट्रोसिटी या अत्याचार कहा जाएगा। तो पहले कंसेप्ट बना लेना है और तब इसको आगे बढ़ना है। देखिए भाई, शुरुआती दौर में आपका कंसेप्ट जरूरी है, ये पूछा जा सकता है, मेंस में लिखते समय भी आपको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 3 में 29 ऐसे कार्य या लोप दिए गए हैं जो 29, ये रटे रहने, कितने कार्यों को अत्याचार माना गया है? 29। सेक्शन 3 में 29 या 20, अभी सेक्शन 3 लिखने के पहले ही ये भूमिका बांधनी है। सेक्शन 3 में 29 ऐसे कार्य या लोप दिए गए हैं जो यदि एससी या एसटी से भिन्न कोई व्यक्ति एससी या एसटी के प्रति करता है तो उसे अत्याचार का अपराध माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी का ही कोई व्यक्ति इन कार्यों को एससी कैटेगरी के व्यक्ति के प्रति करता है तब भी अत्याचार नहीं, एससी का कोई व्यक्ति एसटी के प्रति करता है तब भी अत्याचार नहीं, एसटी का कोई व्यक्ति एसटी कैटेगरी के किसी व्यक्ति के खिलाफ इन 29 कार्यों को करता है तब भी अत्याचार नहीं, और अगर एसटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति एससी कैटेगरी के किसी व्यक्ति के खिलाफ इन 29 कार्यों में से किसी कार्य को करता है तब भी अत्याचार का अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात एक लाइन में कहा जाए कि जो व्यक्ति एससी या एसटी कैटेगरी का सदस्य नहीं है वह व्यक्ति किसके प्रति, एससी या एसटी के प्रति इन 29 कार्यों में से एक या एक से अधिक कार्य करता है उसे ही अत्याचार का अपराध माना जाएगा। ये कार्य निम्नलिखित हैं, शुरुआती दौर में ये जरूर दिखा दीजिएगा। अब ये है कि भाई 29 में आपको कितना याद है, और याद न रहे तो भाई 20, कम से कम 20 तो मेंस में लिखिए। आप 29 नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम 20 दिखा दीजिए। खंड वाइज न याद रहे कोई बात नहीं, आपका बिना खंड के ही 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके या ए बी सी करके दिखाइए। भाई 29 आप शुरुआती दौर में लिख दिए, इसका मतलब कि लड़का जानता है। हो सकता है कि लिखते समय एक दो क्या हो गया हो, कम से कम ये तो दिखा दिए कि हाँ 29 आपके कार्य हैं। अब वहीं एक एक कार्यों को देखना है। देखिए अब आपका हेडिंग देखिए धारा 3 के अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, यानी कि अत्याचार किसे कहा जाएगा ये भी बताया गया है, और इन अपराधों के लिए कितनी सज़ा मिलेगी ये भी आपका बताया गया है। तो क्लाज 1 में हम देखते हैं धारा 3 का क्लाज 1 में अभी चल रहा है, कोई भी व्यक्ति जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है, पहले कहा गया। इसका मतलब हमने अभी बताया कि अगर कोई एससी का सदस्य है या एसटी का और इन कार्यों को करता है एससी या एसटी के प्रति तो उसे अत्याचार का अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि ये जो 29 कार्य हैं किसके द्वारा किए जाने चाहिए, जो एससी या एसटी का सदस्य न हो। देखिए अगला आपका भाई ए बी सी डी, वहीं आपका लिस्ट रटना है बिहार के लिए, और इंटरव्यू में भी झारखंड पूछे कि अत्याचार के कुछ अपराध बताइए तो कम से कम 5-6 तो रट्टा मार कर जाइए। भाई इंटरव्यू में पूछ ले कि एट्रोसिटी क्या है बताइए, तो एट्रोसिटी आप बताएंगे यहाँ परिभाषित है, और
धारा 3(1) में, क्लाज 1 में 29 ऐसे कार्य दिए गए हैं। तो कुछ उदाहरण बताइए अपराध के। तो 4-5 तो कम से कम इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखिए। देखिए कह करके अब चला जाए। ए यानी कि धारा 3(1)A हम चल रहे हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है। यानी कि पहला नियम ये निकला कि यदि एससी या एसटी कैटेगरी से भिन्न किसी वर्ग का व्यक्ति एससी या एसटी के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य पदार्थ रखता है या घृणाजनक पदार्थ रखता है। अखाद्य पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जिसे सामान्यतः खाया नहीं जाता, यानी कि खाने लायक नहीं। जैसे कि आपका गाय का गोबर रख दिया, भैंस का गोबर रख दिया इत्यादि। या घृणाजनक पदार्थ, कोई अखाद्य या घृणाजनक यानी कि मलमूत्र कह सकते हैं, घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है। मजबूर करता है मतलब विवश करता है। विवश करता है का मतलब ये हुआ कि उसकी इच्छा के विरुद्ध, आपका ये उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती या धमकाकर या बल का प्रयोग करके ऐसे पदार्थ को पीने या खाने के लिए मजबूर करता है। तो हम कहेंगे कि अत्याचार का अपराध ऐसे व्यक्ति ने सेक्शन 3(1) के तहत किया है। दूसरा देखिए आपका बी, एससी या एसटी जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशुशव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिसर आपका एससी और एसटी के कब्जे में है, उस परिसर या परिसर में या परिसर के प्रवेश द्वार, यानी कि जहाँ से उस कब्जे की ज़मीन या मकान में कहिए आपका प्रवेश किया जाता है। अगर एससी या एसटी से भिन्न कोई व्यक्ति क्या करता है, वहीं मलमूत्र करता है या मल फेंकता है या पशुओं के शव फेंकता है या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। घृणाजनक पदार्थ का मतलब कि आपका ऐसी वस्तुओं को फेंकना जिससे लोग घृणा करते हैं, यानी कि मांस को फेंक दिया जाए, सड़ा हुआ कुछ चीज़ फेंक दिया जाए ताकि खूब उनके दरवाजे पर बदबू करे इत्यादि। तो ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। सी देखिए, एससी या एसटी के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में, यानी कि आपका दरवाजे पर नहीं, पड़ोस में, आसपास पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशुशव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। यानी कि कोई एससी या एसटी का सदस्य है, उसे क्षति हो जाए, वह अपमानित हो या क्षोभित हो, इसके लिए आपका उसके पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशुशव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना भी एससी एसटी का माने अत्याचार या एट्रोसिटी का
अपराध माना जाएगा। तीसरा ये पॉइंट था। चौथा देखिए, एससी या एसटी के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। यानी कि एससी या एसटी के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाना या उसे नग्न घुमाना या अर्धनग्न करके घुमाना, ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अब समस्या यहाँ आई कि इसको थोड़ा आईपीसी से जोड़ सकते हैं कि अगर आईपीसी के तहत किसी स्त्री को ऐसा किया जाता है, यानी कि चीरहरण किया जाता है, यानी कि द्रौपदी कांड हो जाता है, तो आईपीसी की कौन सी धारा अप्लाई करेगी? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है कि नहीं? तो कौन सी धारा है? 354, 354 में देखना पड़ेगा भाई, कौन है? 354A। 354A में आप विवस्त्र यानी कि द्रौपदी कांड या चीरहरण के आशय से हमला करते हैं तो आपका, लेकिन ये अपराध जो किया है वह केवल महिला के प्रति, लेकिन यहाँ ये नहीं है। यहाँ एससी एसटी एक्ट में चाहे महिला के प्रति हो या पुरुष के प्रति, दोनों आएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण धारा आपका एससी एसटी एक्ट की चल रही है। इसके बाद तो प्रोसीजर बताया जाएगा ज़्यादा, यानी कि यही 29 अपराधों के लिए ही तामझाम होगा और पूरी कहानी आगे क्या की जाएगी, गढ़ी जाएगी। यानी कि क्रोड सेक्शन 3 है, इसके बाद आपका और कहानियाँ आगे गढ़ी जाएंगी, निष्कासन होगा, इत्यादि होगा, विचारण होगा। देखिए भाई आगे इसमें आपका ई देखिए, यानी कि पांचवा, एससी या एसटी के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतरवाना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करवाना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध है। यानी कि आपका कान पकड़ के जैसे कि उठो, उठक बैठक करो, आपका सिर के बल चलो, यानी कि या लेट कर चलो, इत्यादि मानव गरिमा के क्या हो, जो विरुद्ध। देखिए कह करके, यानी कि बलपूर्वक ऐसा कार्य करना, जैसे कि उदाहरण कुछ दिए गए हैं। एससी या एसटी के किसी व्यक्ति के कपड़े उतरवाना कि तुम अपना कपड़ा उतारो, या बलपूर्वक सिर का मुंडन करवा देना, यानी कि ज़बरदस्ती नाई बुलाकर और सिर को क्या करना, मुड़वा देना। मूछ रखा है तो मूछ हटा देना बलपूर्वक। चेहरे या शरीर को पोतना, यानी कि चेहरे पर कालिख लगा देना, मिट्टी लगा देना, कालिख लगा देना, शरीर को पोत दिया जाए। या अंत में कह दिया गया है कि ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के क्या हो, विरुद्ध। तो एक कार्य का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आपका घोड़ा का अभी आपका विवाद उत्पन्न भी हुआ था कि एक एससी एसटी का व्यक्ति आपका अपने मोहल्ले से बारात लेकर निकला था और घोड़े पर बैठकर या घोड़ी पर, जो भी कहिए, तत्पश्चात उसे कुछ लोगों ने रोक दिया। ये मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, लेकिन उच्च न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दी। और आपका अब क्यों नहीं दी ये तो अलग बात है, लेकिन उच्च न्यायालय को रिलीफ देनी चाहिए। क्यों? लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि एक शादी का आवश्यक अंग नहीं है, जो भी कहा हो, लेकिन इस बिंदु पर उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी। तो काफ़ी विवाद भी उत्पन्न हुआ था और मामले आते भी रहते हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर फिर एक मामला, आपका ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। आपका दाढ़ी वाला मामला उछला है और पूरा राजनेता
एक ही मामले में क्या किए हैं, कूद पड़े हैं। यानी कि अब चुनाव आने वाला है, तिल को ताड़ बनाकर अब क्या करेंगे लोग, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर अब वोट कमाने का क्या आ गया है समय। ये हमारी जात का है तो हमारी जात का है तो हमारी जात का। और इसमें आपका इस समय आगे बढ़ रही है सपा, यानी कि सपा में लोग जा रहे हैं। यानी कि लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि सपा सरकार इस बार क्या करे, बना ले तो हर एक जगह से भाजपा से कूट टूट कर, सपा से कूट टूट कर और अन्य छोटी छोटी पार्टियां इस समय फिर एक बार सपा का रुख कर रही हैं। तो आगे देखा जाए आपका अगला देखा जाए छठवां, एससी या एसटी के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा, ट्रांसफ़र करा लेगा। यानी कि एससी या एसटी की भूमि है या सरकार ने पट्टा दिया है एससी या एसटी को, यानी कि सरकार ने लीज पर दिया है और उस पर कोई व्यक्ति जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है सदोष अधिभोग करेगा, यानी कि उसका गलत तरीके से यूज कर रहा है या कब्जा कर लिया, सही ढंग से नहीं, कैसे, गलत ढंग से। या दूसरा आपका उस पर जबर खेती कर रहा है, यानी कि एससी एसटी को खेती नहीं करने दे रहा है, खुद ही खेती कर रहा है, या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा, यानी कि अंतरित करा लेगा। तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है, एससी और एसटी की जो कृषि भूमि है उसको अंतरित कराने के लिए नियम है। अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन न करते हुए और एससी एसटी से क्या करा लेता है, भूमि अंतरित, तो ये कानून लग सकता है, क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि एससी एसटी के भूमि को क्या करा लीजिए, ट्रांसफ़र करा लीजिए। हाँ, नियम का पालन। तो यहाँ आपका दो बात यूपी में थोड़ा देखना है। जो एसटी की कृषि भूमि है वह किसी भी हाल में एसटी के अलावा दूसरे वर्ग के लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होगी। जो एससी की भूमि है यानी कि अनुसूचित जाति का, उसके लिए उत्तर प्रदेश में नियम है। नियम ये है कि कलेक्टर से अनुमति ली जाए, यानी कि कलेक्टर, जिले का कलेक्टर परमिशन दे, और परमिशन तभी दिया जाएगा जब अंतरण करने के पश्चात उस एससी के पास लगभग 5 बीघा, कहिए लगभग, एक थोड़ा बहुत इधर उधर, लगभग 5 बीघा कृषि भूमि बचे। तो अब समस्या ये है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए इस कानून का वायलेशन ज़्यादा होता है, लोग ये दिखाते ही नहीं कि यह एससी एसटी एससी का कैटेगरी का है और बिना जाति दिखाए अंतरण करा लेते हैं, कब्जा भी ले लेते हैं और कोई बोलने वाला नहीं रहता। और कई ऐसे मकान भी लोग बना लिए, आज तक आपका चल रहा है। भाई कोई आपत्ति करेगा तभी तो भाई कानून काम करेगा, क्योंकि कानून स्वतः चलायमान नहीं होता, इसे व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो आपका इसके लिए एक उपाय है कि आप घोषणा करा लीजिए, यानी कि आप भाई एससी एसटी की कृषि भूमि है तो उसका नेचर परिवर्तित पहले कराइए, यानी कि कृषि भूमि से किस में कन्वर्ट कराइए, आवासी, तब ये 5 बीघे का नियम लागू नहीं होगा, आवासीय में कन्वर्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार आपका अगला है, एससी या एसटी जनजाति के सदस्य को
उसकी भूमि या परिसरों से सदोष में कब्जा करेगा, यानी कि उसका परिसर है या मकान है वहाँ से उसको हटाकर ज़बरदस्ती कब्जा कर लीजिए, या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करेगा, या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा, तो ऐसी दशा में आपका अत्याचार का अपराध माना जाएगा। तो ये अगले लेक्चर में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है आपका 2 लेक्चर लग जाता है समझाते समझाते। 29 कार्य हैं, इसके बाद छोटे छोटे सेक्शन आएंगे। तो आपका